हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ स्टडी जियोग्राफी चैनल में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने तीन पार्ट देख लिया जिसमें 75 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन्हें भी कवर करना है। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने 8-10 क्वेश्चन को कवर किया है और डीपली समझाया है। मैंने उसमें ये बताया है कि शब्दों का जो खेल होता है क्वेश्चंस में, उसमें आपको किस टर्म को पकड़ना है, कैसे ईजिली तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक्चुअल में मैं उसमें ये बताई हूँ कि एग्जामिनर का जो माइंडसेट होता है वो किस तरह से होता है, किस तरह से इजी क्वेश्चन को भी टफ बना देता है। लेकिन आप जरा सा भी ध्यान देंगे उसमें तो वो इजी तरीके से हल हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम लोग अपना आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 क्वेश्चन बचे हुए हैं। मैं यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी एंट्रेंस, जीडीसी, जीआईसी, इन सब के ज्योग्राफी पोर्शन को कवर करूँगी। फ्रेंड्स, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। आपको वही मिलेगा जो आपके सिलेबस में है। आप ज़रूर देखिए, मेरे चैनल के साथ बने रहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो 75 क्वेश्चन है, यानी कि इस पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, रियासत क्या है। ऑप्शन दिया गया है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन ए। ठीक है, निमज्जित उच्च भूमि। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मिलान दिया गया है, लेखक का नाम दिया गया है और पुस्तक का नाम दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं इस तरीके से कर देती हूँ ताकि आपको पूरा दिखे। ठीक है, तो इसका हम लोग देख लेते हैं कि किस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ई वीबर हैं, वो हैं थ्योरी ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ई एम हुबर का है द लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ए प्रेड का जो है वो है बिहेवियर एंड लोकेशन फाउंडेशंस फॉर अ जियोग्राफिकल एंड डायनेमिक थ्योरी। डी है स्मिथ का एक ही बच्चा, फर्स्ट इंडस्ट्रियल लोकेशन एंड इकोनॉमिक जियोग्राफिकल एनालिसिस। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी मिलान वाले क्वेश्चंस रहे उसको वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा किसका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं बहती है। बहुत से लोग लगा के आ जाएंगे रावी और ब्यास को कि हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, जबकि पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश से नहीं बहती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा झेलम। बहुत से लोग झेलम और चेनाब में भी कंफ्यूज होंगे, लेकिन जो हमारा झेलम ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में बहती है। आप इसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने प्रदूषण को इस रूप में परिभाषित किया है। यानी कि परिभाषा दिया गया है और पूछा गया है कि उसके प्रतिपादक कौन है, किसने प्रदूषण को ऐसा बोला है। ठीक है, पदार्थों अथवा ऊर्जा प्रारूपों की बृहत उपस्थिति जो अनिच्छा पूर्वक उत्पन्न हो गई हो, अपने उद्देश्य से अधिक समय तक टिकी हो, दुर्घटना द्वारा बची हो अथवा अनदेखे प्रभावों से पूर्व हो, मात्रात्मक रूप में जो उसके मतलब आदमी के स्वास्थ्य को नुकसान देती हो अथवा उसको सुरक्षित करती हो। ठीक है, इसमें दिया गया है इतना लंबा चौड़ा जो है ये दिया गया है, ये किसने दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड केनेट ने इसको परिभाषित किया है प्रदूषण को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलान है। फ्रेंड्स, मैं बार बार यही आपको बता रही हूँ कि आप टाइम का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं 100 ही होते हैं, टाइम 2 घंटे का रहता है। ये बात है कि 20 मिनट आपको अधिक मिलेंगे, लेकिन वो 20 मिनट आपके बहुत कम पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत लंबे होते हैं। और आप समय का ध्यान रखिएगा, ईच क्वेश्चन को उतना ही समय दीजिएगा जितना कि उसकी वैल्यू रहे। ठीक है, किसी एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा समय नहीं दे दीजिएगा ताकि और सारे क्वेश्चन आपके छूट जाएं। चलिए हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
इसमें दिया गया है किताब का नाम फिर से और लेखक दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी, ठीक है, इसके हैं ओडम, ठीक। इन्होंने पारिस्थितिकी के बारे में बहुत बताया है। आप जब पारिस्थितिकी पढ़ेंगे तो आप उसमें देखिएगा, ठीक है। और उसके बाद में दिया गया है इंडियन वाटर वेल्थ, ठीक है, वेल्थ होगा, वेल्थ दिया है, ये राव का है, ठीक है, KL राव। जियोलॉजिकल ऑफ इंडिया नेक्स्ट है, नेक्स्ट का है ये वाडिया दिए थे, ठीक है। डैम एंड अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के बारे में दिया गया है कि डैम के द्वारा डैम बनते हैं, अर्थक्वेक कैसे आता है, तो ये HK गुप्ता का है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा, यानी कि ये हमारा मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई ऐसा टॉपिक हो ज्योग्राफी से जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो इजी तरीके से, या फिर उसका कंटेंट उपलब्ध नहीं हो अच्छे से, तो आप उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसे प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वानथ्यूनेन ने तर्क दिया कि सेक्टरीय खेती सर्वाधिक अतार्किक होते हैं और किसान द्वारा खेत के इर्द गिर्द आवागमन में बिताए जाने समय को घटाता है, ठीक है, ये कथन दिया गया है। वानथ्यूनेन ने क्या कहा है ये बताया गया है, जो कि वानथ्यूनेन ने ये नहीं कहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो है कथन ए है वो हमारा गलत हो जाएगा। तर्क दिया गया है, सेक्टर खेत सामान्य नहीं होते हैं बल्कि उनका भिन्न भिन्न कृषि प्रणालियाँ और पर्यावरण में उपयोग किया जाता है, तो ये बात सही है फ्रेंड्स, तर्क हमारा सही है जबकि कथन सही नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह, देखिए इसमें ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ी है, सब में ये कर दिया है जब, अच्छा नहीं, सॉरी, कोई गड़बड़ी नहीं है, मैंने ऑप्शन को इस तरह से कर रखा था। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 है, ठीक है। अगेन भी मिलानी है फ्रेंड्स, इसको भी देख लेते हैं। इसमें दिया गया है समुद्र में जो लवण पाए जाते हैं उसमें भी 6-7 प्रकार के होते हैं, उसमें किसकी मात्रा कितनी होती है इसे आप ज़रूर देखिएगा, उसका सीक्वेंस भी देखिएगा क्योंकि सीक्वेंस भी पूछता रहता है, ठीक है। तो देख लेते हैं किसकी कितनी मात्रा किसकी कितनी मात्रा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका जो सोडियम क्लोराइड है वह है सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड ही पाया जाता है, तो होगा 27.213%। फिर मैग्नीशियम क्लोराइड है तो ये है 3.807%। मैग्नीशियम सल्फेट है तो 1.658%। कैल्शियम सल्फेट है तो ये हो गया थर्ड 1.260%, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, पहले का दूसरा हो गया, बी का फर्स्ट हो गया, ठीक है, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया भारतीय मानसून से है। भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा को निम्नलिखित किस क्षेत्र में विलय हो जाता है। फ्रेंड्स, इससे भी मैं आपसे ये बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि मानसून, भारतीय मानसून से भी क्वेश्चंस आते हैं। कभी ये पूछ लेता है कि सबसे पहले कौन सी शाखा भारत में एंट्री करती है, या फिर ये पूछ लेता है किस तट से टकरा के ये 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कहाँ पे इन दोनों शाखाओं का मिलन हो जाता है या विलय हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है हमारा पंजाब और हिमालय से लगा हुआ क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप एक चीज़ ज़रूर देख रहे होंगे कि इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, यानी कि टाइम टेकन होता है। आप टाइम मैनेजमेंट ज़रूर बना के रखिएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। भूमि क्षमता उपागम वह है कि जहाँ उत्पादन की विभिन्न कृषि
वानिकी प्रणाली के अंतर्गत भूक्षरण के प्रति उसकी सुग्राहिता के अनुसार भूमि को श्रेणीगत करता था। ठीक है, ये कथन दिया गया है जो कि सही लग रहा है। और तर्क दिया गया है, उत्पादन का अत्यधिक मांगजन्य प्रणाली का उत्तम भूमि पर संकेंद्रण होता है और व्यापक रूप से बंजर भूमि रह जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कि कथन ए भी सही है, तर्क भी सही है, लेकिन इन दोनों की व्याख्या नहीं हो रही है, यानी कि ऑप्शन 2 जो है वो राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, इसमें भी मिलान अगेन 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 दिया गया है। चलिए मिलान देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि वर्षण का प्रकार यानी कुहासा, बर्फ, ये सब कितने सेंटीमीटर के, मतलब कितने मिलीमीटर के लगभग होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह जो कुहासा होती है वो 1 mm से 20 mm तक होती है। फ्रेंड्स नहीं, कुहासा थोड़ा फ्रेंड्स जो कुहासा होती है वो 0.005 से लेके 0.05। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। कुहासा होता है वो 0.005 से लेके 0.05 mm तक होता है। बर्फ़ जो होता है वो 1 mm से लेके 20 mm तक होता है। कच्चे ओले होते हैं 2 से लेके 5 mm तक। और हिमवर्षा जो होती है वो 0 से लेके 0.5 से लेके 5 mm तक होती है। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसने भूगोल को जीव भू विस्तार संबंधी विज्ञान के रूप में व्याख्यायित किया। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है हेटनर। तो हेटनर ने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस समूह की स्थल आकृति का निर्माण अपर्दन के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, यानी कि प्लाया, शिखरिका, जलजक, गर्तिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय स्रोत नहीं है। नवीकरणीय स्रोत नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसमें पूछा है गैर नवीकरणीय, वो भी नहीं है, यानी कि डायरेक्ट ये पूछ रहा है नवीकरणीय कौन सी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो सौर ऊर्जा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे अभी केंद्र पर अधिक विध्वंसक होती हैं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को चैलेंज भी किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो है वो अभी एल तरंगी माना गया है, जो कि सही भी है। पहले इसको एस तरंग माना गया था जो कि डिलीट किया गया, फिर बाद में एल तरंग कहा गया। ठीक है, इसको लॉन्ग वेव भी कहते हैं। ये धरातलीय वेव भी होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण स्वतंत्रता की मात्रा में वृद्धि करता है जिसका परिणाम घरेलू अर्थव्यवस्था पर अधिक कम नियंत्रण और आर्थिक संप्रभुता की हानि के रूप में सामने आता है। तर्क दिया गया है, वैश्वीकरण उपभोग संस्कृति को प्रोत्साहन देता है जो सभी देशों की जीवन शैली और मूल्यों के साथ संगत नहीं हो सकती है। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वह कथन भी सही है, तर्क भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन 2 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स कंप्रीहेंशन से है। इसको आप पॉज करिएगा। ये कंप्रीहेंशन है। इससे पिछली बार फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन कंप्रीहेंशन से आए थे। 2 कंप्रीहेंशन आया था, 1 से 5 क्वेश्चन, दूसरे से भी 5 क्वेश्चन। तो कंप्रीहेंशन को मैं चाहूँगी कि आप वीडियो को पॉज करें और कंप्रीहेंशन को खुद जो है सॉल्व करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं थोड़ा आपको 5 सेकेंड का समय भी दे दूँगी। आप वीडियो को पॉज करके कंप्रीहेंशन को
पूरा पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिए, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन बता दे रही हूँ, उसका आंसर भी बता दे रही हूँ। आप उसके पहले ही वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर जो है वो आपके पैसेज में ही दिया होता है, अलग से नहीं रहता है, तो आप इसको ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है वो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातीय गतिविधियाँ किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन 4। आप पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को देखिएगा, आंसर दीजिएगा, अगर फिर उसके बाद में आप मिलान करिएगा वीडियो को ऑन करके, ठीक है, प्ले करके वीडियो को फिर से आप अपने ऑप्शन को मिलान कीजिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन से सही जा रहा है। अगर 4 से 5 क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं तो कॉम्प्रिहेंशन आपका ठीक ठाक है, अगर इससे कम जा रहा है तो कॉम्प्रिहेंशन पे उतनी ही प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि ये जो 10 क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं कॉम्प्रिहेंशन से, तो ये 10 क्वेश्चन जो है वो आपको दे के ही जाएगा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो, ठीक है। 10 से आपको 8 से 10 नंबर इसमें, मतलब 8 से 10 क्वेश्चन आपका इसमें सही जाना ही जाना है, ये स्कोरिंग नंबर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय नाम है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन 2, यानी कि हरिकेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विकास के लिए निम्नलिखित अवस्था में से कौन सी अवस्था आवश्यक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, प्रचुर नमी की आपूर्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सागर सतह तापमान में से कौन सा तापमान उच्च उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण के लिए आदर्श है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी कॉम्प्रिहेंशन से ही हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन ये होगा, फिर नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन आएगा। इसमें दिया निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उष्णकटिबंधीय चक्रवात से संबंधित नहीं है। तो नहीं है तो ये हो जाएगा घना कोहरा, ठीक है। मूसलाधार वर्षा होता ही है, उग्र हवाएं रहती ही हैं, तड़ित झंझा भी होता है, लेकिन जो है घना कोहरा वो नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए ये हमारा नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन है, जो कि ये बारंबारता पूछा गया है। वायु सीमा वर्ग सीमा भी दिया गया है, और ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, आप देखिएगा, ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसे एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। चलिए मैं आपको ऑप्शन अभी बता दे रही हूँ, अगर आपसे हो पड़े तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको प्रैक्टिस करिएगा, नहीं होगा तो फिर मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़ा समूह से वर्ग सीमा इतना, मतलब 301 से लेके 400 के लिए प्रतिशत में सापेक्षिक बारंबारता निम्नलिखित में से कौन सा एक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, ठीक है, 19.2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए आंकड़ा समूह से वर्ग सीमा 401 से 500 के लिए संचयी बारंबारता निम्नलिखित में से कौन सी एक है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन, इसको भी चैलेंज किया गया था फ्रेंड्स, पहले जो है वो दिया गया था 40, फिर चैलेंज करने के बाद इसे गलत साबित करके फिर इसका जो राइट आंसर है वो दिया गया है 80, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण आंकड़ा समूह की संचयी बारंबारता निम्नलिखित में से कौन सा एक है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है संचयी बारंबारता निम्नलिखित में से कौन सा एक है, तो ये हो जाएगा 125। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, दिए गए आंकड़ा समूह के लिए अंकगणितीय माध्य
मूल निम्नलिखित में से कौन सा एक है? तो फ्रेंड्स ये कार्टोग्राफी का पूरा जो ये पैसेज दिया गया ये कार्टोग्राफी का है, मेन मीडियम मोड। इसे आप ज़रूर देखिएगा, इसे क्वेश्चन हर वर्ष आता ही आता है। ठीक है, थोड़ा सा टफ है। मैं कार्टोग्राफी को भी कवर करूँगी, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगी, समझा दूँगी अच्छे से। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल के साथ बने रहिए। तो इसका जो क्वेश्चन है वो दिए गए आंकड़ा के लिए अंकगणितीय माध्य मूल निम्नलिखित में से कौन सा एक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 483। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा ये। दिए गए आंकड़ा समूह के लिए बहुलक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा एक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन 4, यानी कि 441। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आगे आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए फ्रेंड्स, चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कहीं कुछ भी और सुझाव हो आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियोस में और भी सुधार किए जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।